अस्सलाम वालेकुम। आज जी हमारा पहला लेक्चर है और हम स्टार्ट करेंगे 9th बायोलॉजी से। ठीक है। और 9th बायोलॉजी को अगर देखें तो इसका पहला जो चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए ना कि ये बायोलॉजी है क्या। और हम अगर इस इंट्रोडक्शन को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है बायोलॉजी की कोई हिस्ट्री भी तो होगी ना। अगर बायोलॉजी की हिस्ट्री को देखा जाए तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जी एरिस्टोटल। अब ये जो साइंटिस्ट है एरिस्टोटल, इसने बायोलॉजी की स्टार्ट की और इसके लिए इस बंदे को कहा जाता है कि ये जो है फादर ऑफ बायोलॉजी है। अब एक स्टोरी बनाते हैं इस पर। वो स्टोरी ये होती है कि ये जो बंदा है ये अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ कहाँ पे गया, जंगलात के अंदर गया। ठीक है। अब ये जंगलात के अंदर जब गया तो इसने क्या किया, ऑब्ज़र्व किया। ठीक है। ऑब्ज़र्व किया, किसको ऑब्ज़र्व किया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। अब दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ तरह के जानदार हमें मुख्तलिफ़ जगह पे मिलते हैं। ठीक है, जिसको हम टर्म भी देते हैं ना बायोडाइवर्सिटी का। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं इसने ऑब्ज़र्व किए और ऑब्ज़र्व करने के बाद इसने ये कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें इसने नोट की। इसने ये कहा कि अगर ये चीज़ें किसी ऑर्गेनिज़म के अंदर नहीं हैं तो वो या तो ऑर्गेनिज़म नहीं है, या तो वो ऑर्गेनिज़म अगर है भी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो उस पे जो है हम एक कोड बनाते हैं, RINGER। ठीक है। इसको हम कहते हैं रिंगर। ये सिंपल तरीका है याद करने का। अगर हम R को देखें, फर्स्ट R को देखें तो इस पे आता है जी रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन अगर हम देखें बॉडी के अंदर, आपको पता है कि लंग्स के अंदर दो टाइप्स की जो गैसेस हैं उनकी रद्दोबदल होती है। एक होती है ऑक्सीजन और दूसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की नीड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं ना। तो ये ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और वो एक्सेल करते हैं। अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम जो है ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो एरिस्टोटल का यही पॉइंट था। दूसरा था कि इरिटेबिलिटी। ठीक है, इरिटेबिलिटी। अब इरिटेबिलिटी क्या है, इसको अगर हम सिंपल देखें तो कह सकते हैं कि ये या तो इरिटेशन है, ठीक है, इरिटेशन है, या तो ये सेंसेशन है। हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है ना कि कौन से टिश्यूज़ होते हैं जी हमारे बॉडी के अंदर? नर्वस टिश्यू होते हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू का काम क्या है? बॉडी के अंदर कोई भी सेंसेशन हो रही है तो वो कहाँ पहुंचाएंगे? ब्रेन को पहुंचाएंगे। और ब्रेन जो है हमारा एक ऑर्गन है। ठीक है, वो सारा कुछ कंट्रोल करता है और वो ही ऑर्डर देगा कि इस चीज़ को, इस सेंसेशन को कौन सा रिस्पॉन्स करना है। तो इरिटेबिलिटी अगर हम में ना हो तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कैसे? अगर हम एक एग्जांपल लें चींटी का। अगर हमें चींटी काटती है तो अगर हम उसको कोई भी रेस्पॉन्स ना दे तो चींटी का एक सिस्टम होता है कि अगर वहाँ पे उसको कोई भी रिस्पॉन्स ना मिले तो वो अपनी सारी पलटून को लेके आती है और वहाँ पे जो भी खाना होता है उनका वो साथ खाते हैं। तो अगर हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट जहाँ पे चींटी आके हमें बाइट करे और हम उसको सेंस ना करें, हम उसको रिस्पॉन्स ना दें,
तो वो सारी पलटूं लेके आ सकती है और हमें जो है नुकसान पहुंचा सकती है, और ऐसे करके हमारे ऑर्गन्स जो है डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और एन पे देखा जाए तो जी एन पे आती है जी न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है, आपको पता है ना कि हमारे अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, केमिकल्स मौजूद होते हैं जो सिस्टम को चलाते हैं बॉडी के अंदर। जो भी हम चीज़ खाते हैं तो उनको वो केमिकल्स जो हैं मेटाबोलाइज करते हैं, तोड़ फोड़ का अमल करते हैं। तो अगर हम कोई चीज़ ना खाएं तो एनर्जी कहाँ से बनेगी? ये न्यूट्रिशन से हमें मिलती है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी मिलती है। अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? हम जो घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस सब में जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है जी? न्यूट्रिशन से मिलती है। तो एरिस्टोटल का ये पॉइंट भी ठीक था। उसके बाद आता है जी ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ। अब इसने क्या कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर अगर ग्रोथ नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। देखिए, हमारी जब डेवलपमेंट होती है तो हम होते हैं इन्फेंट होते हैं। ठीक है, इन्फेंट होते हैं। इन्फेंट से हम जाते हैं एडल्ट में, और एडल्ट तक जब हम जाते हैं तो किस चीज़ की इंक्रीजमेंट होती है? सेल्स की। अगर सेल्स की इंक्रीमेंट ना हो तो आपको पता है कि हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस आप देखे होंगे कि वो बच्चे जिनके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाती, ग्रोथ नहीं हो पाती, वो जो है सरवाइव नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इसका एरिस्टोटल का ठीक था। बाद में आती है जी एक्सक्रिएशन। अब एक्सक्रिएशन को अगर देखें तो आपको पता है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं उसके जो है, अगर हम देखें इस पॉइंट को थोड़ा, तो हम कोई भी चीज़ खाते हैं, ये न्यूट्रिशन आ गई। न्यूट्रिशन मतलब फूड आ गया। अब फूड को देखें ना, इसके अंदर होती है जी एनर्जी। ठीक है, एनर्जी होती है। अब एनर्जी जब निकल गई, ये केमिकल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जब ये केमिकल्स इस एनर्जी को निकाल देते हैं, बाकी एक और चीज़ बचती है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं जी वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल। अब वो जो वेस्ट मटेरियल है, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर रहेगा तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी को नुकसान दे सकता है। ठीक है, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को, उस वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रिएट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए भी एक सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। अगर हम वो एक्सक्रिएट ना करें तो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाएंगी और एट द एंड हमारी डेथ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उस वेस्ट मटेरियल के अंदर इससे बहुत सारे जहरीले केमिकल्स हो जाते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान दे सकते हैं। तो एक्सक्रिएशन भी एक मेन पॉइंट था इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना। उसके बाद आता है जी रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना जो है ऑफ स्प्रिंग पैदा करता है बाद में जाके। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग पैदा करता है। जैसे मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, और मैं अपने पेरेंट्स से जो है आया हूँ। ठीक है, पेरेंट्स से आया हूँ, मैं एक ऑफ स्प्रिंग हूँ। और अगर ये रिप्रोडक्शन का सिस्टम ना हो, रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो डीएनए होता है। डीएनए क्या करता है? ये एक हेरिडिटी मटेरियल होता है। हेरिडिटी मटेरियल क्या होते हैं? हेरिडिटी मटेरियल अपने अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो है कैरी करते हैं, जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास रिप्रोडक्शन का अमल ना हो तो ज़ाहिर सी बात है ऑफ स्प्रिंग नहीं आएंगे, और जब ऑफ स्प्रिंग नहीं आएंगे तो इंसान ख़त्म हो जाएंगे। तो ये भी एक मेन पॉइंट था एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने जी हिस्ट्री पढ़ ली, अब आते हैं जी इंट्रोडक्शन पे। अगर हम इंट्रोडक्शन को देखें तो बायोलॉजी की एक डेफिनेशन आती है। सिंपल डेफिनेशन, स्टडी अबाउट लिविंग organisms।
लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उससे पहले बायोलॉजी, ये 2 वर्ड हैं, ठीक है। बायोलॉजी ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। और बायोलॉजी, बायो कहते हैं जी लाइफ को, लाइफ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग। और लॉजी कहते हैं, कहाँ पे भी आपको लॉजी या लोगोस वर्ड मिले उसका मतलब ये है कि उसका मतलब है स्टडी, ठीक है। तो स्टडी अबाउट लाइफ या स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है जो भी जानदार हैं, जो जिनके अंदर सांस का प्रोसेस है, जिसके अंदर वो क्या कहते हैं उसको, जिसके अंदर रूह है, ठीक है। जो ये सारी जो रिंगर वाली चीज़ें हैं, ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं ये अपने अंदर कैरी करता है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहता है। और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर हम स्टडी करें तो उसको हम टर्म देते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी के अंदर 3 मेन ब्रांचेस होती हैं, 3 मेन ब्रांचेस। पहले 2 थी, ठीक है, अब 3 हो गई हैं। 3 मेन ब्रांचेस होती हैं। अगर ब्रांचेस को देखें तो वो कौन कौन सी हैं? पहले आती है ज़ूलॉजी, ठीक है। और दूसरी आती है बॉटनी, तीसरी आती है जी माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? हम जी एनिमल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। एनिमल्स, जो भी एनिमल्स हैं, अब ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अभी आपको नहीं पता। अब हम आगे जब जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि एनिमल्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। हम ह्यूमंस हैं ना, ह्यूमंस, तो हम भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो हमारी अगर किसी भी ह्यूमन की स्टडी हो रही है तो उसको भी हम ज़ूलॉजी कह सकते हैं। बॉटनी, जहाँ पे भी टर्म आए बॉटनी, तो स्टडी अबाउट प्लांट्स वो बहुत टाइप के होते हैं, आपको पता है। कोई भी प्लांट है उसकी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बॉटनी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स स्मॉल, आपको पता होगा, ठीक है, स्मॉल। और बायोलॉजी, बायो पता है आपको, लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लॉजी मीन्स स्टडी अबाउट स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया हो गया, आपने सुना होगा। अभी वायरसेस को हम देखें, कोविड-19, ये वो सारा कुछ जो भी वायरसेस थे उसकी अगर हम स्टडी करें तो उस स्टडी को हम कहते हैं जी माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम एक और चीज़, एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, ये एक प्लांट मैं आप बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इस प्लांट को देखें तो इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट, ठीक है। लोअर पार्ट के अंदर हमें क्या मिलती हैं? रूट्स मिलती हैं, ठीक है। इसको हम ब्रांचेस भी बोलते हैं, ब्रांचेस, ठीक है। ये किसकी ब्रांच है? इस प्लांट की, या इस जो है ट्री की ब्रांचेस हैं। तो ये एक ट्री जो है बायोलॉजी है, ठीक है। और इसको सपोर्ट कौन करता है? इसकी ब्रांचेस करती हैं। अगर हम इसकी ब्रांचेस को पढ़ेंगे तो हमें बायोलॉजी का ज़्यादा पता चलेगा कि बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अगर हम इसको देखें 9th को, जो मैंने बुक एक कंपाइल की है, तो उसमें मैंने जस्ट जो है 13 और 12 जो है मैंने ब्रांचेस बनाई हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे करते हैं। तो अगर हम देखें उसको तो 12 ब्रांचेस जो है ना मैंने बनाई है, 12 ब्रांचेस। पहली आती है जी मार्फोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं जो भी बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट होता है। एक्सटर्नल मीन्स बाहर वाला हिस्सा, ठीक है। अब बाहर वाला हिस्सा, जैसे मेरा ये हाथ है, ठीक है, मेरे नेल्स हैं, नोज़ हो गया, ईयर्स हो गए, जो भी वो बॉडी का पार्ट जो एक्सटर्नल है, जो बॉडी से बाहर है, उसकी अगर हम स्टडी करें तो हम उसको मार्फोलॉजी कहते हैं। फिर आता है जी एनाटॉमी, ठीक है। अब इनके हम सिंपल टर्म्स पे नहीं जाते, बस आपको जो है क्रश समझा रहा हूँ कि एनाटॉमी
और मॉर्फोलॉजी का डिफरेंस क्या है, जो भी ब्रांचेस हम पढ़ेंगे उसका हम जो है रफ ओवरव्यू लेंगे ना। तो एनाटॉमी के अंदर जो भी इंटरनल पार्ट्स हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी अगर हम स्टडी करें तो उनको हम उसकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहेंगे। कैसे? हमारी हार्ट हो गई, किडनी हो गई, ब्रेन हो गया, ये जो भी आर्गन्स हैं या जो भी सिस्टम है बॉडी के अंदर, उसकी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम एनाटॉमी कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में भी आपने सुना हो कि बायोलॉजी के अंदर जो स्मॉलेस्ट पॉइंट होता है वो सेल होता है। सेल्स आपस में जुड़ के सारा वो सिस्टम बनाते हैं जो एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जाके बनता है, ठीक है। तो उस सेल की अगर हम स्टडी करें तो उस सेल के स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। द स्टडी अबाउट लाइफ ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल के अंदर हम देखें तो हमें न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है, यहाँ पे जी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, सेंट्रियोल्स मिलते हैं, बहुत सारे जो है ऑर्गेनिज्म वो सेल के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सेल के पार्ट्स को हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सेल के पार्ट्स को हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो उनकी हम जब स्टडी कर रहे हैं डीपली तो उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है जी हिस्टोलॉजी। अब ये जो सेल्स हैं ये आपस में जब जुड़ते हैं ना तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं टिश्यू, ठीक है। और उस टिश्यू की अगर हम स्टडी करें, अगर हम टिश्यू को देखें तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं, ठीक है, मसल्स टिश्यू होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं। हम अगर उस टिश्यूज़ की स्टडी करें तो उस टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी फिजियोलॉजी, ठीक है। अब अगर हम फिजियोलॉजी को देखें तो एक जब ऑर्गेनिज्म है, जो एक ऑर्गेनिज्म है वो सर्टेन फंक्शंस करता होगा ना, ठीक है, फंक्शंस करता होगा, जैसे घूमना हो गया, बात करना हो गया, हाथ चलाना हो गया, जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है फंक्शन है बॉडी का, और इसी बॉडी के फंक्शंस को हम स्टडी करें, मतलब ये कैसे परफॉर्म होते हैं। जैसे मेरी थाइज़ हैं और नीचे वाला जो पार्ट है उनका आपस में कनेक्शन है, कैसे वो घूमते हैं, कहाँ से एनर्जी आती है, ये सारा जो है फंक्शन की हम अगर स्टडी करते हैं और उस स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आता है जी जेनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी मटेरियल की। अभी मैंने बताया कि हमारी बॉडी के अंदर एक हेरिडिटी मटेरियल होता है, कौन सा होता है? डीएनए। ये जो डीएनए होता है ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है बॉडी की, एक ऑर्गेनिज्म की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने पास कैरी करता है, ठीक है। तो इसको हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं। हेरिडिटी मटेरियल उसको कहते हैं जहाँ पे हमारी सारी जो है इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड हो, ठीक है, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है बॉडी की वो सारी स्टोर्ड हो, उसको हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं। और वो कौन सा है? डीएनए के अंदर आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो अगर हम इस डीएनए की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम जेनेटिक्स कहेंगे। उसके बाद आता है जी डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी को अगर हम देखें तो एक जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है, अगर वो एनिमल है तो उसकी एक बेबी है, ह्यूमन का, तो उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है एम्ब्रियो, जो मामा के जो है ना टमी में होती है। ग्रोथ कहाँ पे होती है? मामा की टमी में होती है, ठीक है। तो वहाँ पे वो जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, स्टार्ट होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। और बाद में वो एम्ब्रियो जो है बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और बेबी में एडल्ट होता है, ठीक है, और एडल्ट से ऑलरेडी होता है लास्ट स्टेज। तो ये क्या है? ये डेवलपमेंट है ना एक ऑर्गेनिज्म की।
इस डेवलपमेंट की अगर हम स्टडी करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद आता है जी एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर बस दो चीज़ें, द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की किसी नॉन लिविंग के साथ रिलेशन है, उस रिलेशन को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। एनवायरमेंट के बारे में पढ़ें, ठीक है। हमारी धरती के अंदर ये जो भी आप एनवायरनमेंट देख रहे हैं, इसकी अगर हम स्टडी करें तो इसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। अब ये देखें, ये एक पेन है, ये नॉन लिविंग है और मैं एक लिविंग हूँ, तो हमारा आपस में एक रिलेशन है, ठीक है। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये बोर्ड है या ये पेज है, ये भी नॉन लिविंग है, तो मैं ये इसको यूज़ कर रहा हूँ, हमारी आपस में एक रिलेशन है, तो इसको भी हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कह सकते हैं। उसके बाद आता है जी पैलियोंटोलॉजी, ठीक है, पैलियोंटोलॉजी। अब पैलियोंटोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो आज के दौर में नहीं हैं, पर उनके जो हैं, जो जिसको हम ढांचे बोलते हैं, ठीक है, ढांचों को इंग्लिश में बोलते हैं फॉसिल्स। हमारे पास उनके फॉसिल्स मौजूद हैं और उन फॉसिल्स के बुनियाद पे हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स थे। जैसे डायनासोर्स हम कहते हैं ना, डायनासोर्स पहले थे, तो हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके जो फॉसिल्स थे, उनके जो ढांचे थे, वो आज भी हमें मिलते हैं, ठीक है। तो उनकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि जी ये ऑर्गेनिजम्स पहले थे, ठीक है। और साइंटिस्ट ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि उन फॉसिल्स को वो स्टडी जब करते थे तो उनको पता चलता था कि ये बॉडी का कौन सा पार्ट है और ये ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर क्या है। तो उसके बारे में जो भी स्टडी है उसको हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आता है जी पेरिस्टोलॉजी, ठीक है, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी बस मैं सिंपल बताऊंगा, पैरासाइट और लॉजी मीन्स स्टडी, और पैरासाइट आपको पता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने होस्ट पे डिपेंड हो और उनको नुकसान पहुंचाए। जैसे आप देखते हैं ये जो भी मच्छर वगैरह हैं, ये जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको नुकसान पहुंचाती है वो पैरासाइट है। और उन पैरासाइट्स की हम स्टडी करें, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में कि वो कैसे जो है अपने बच्चे पैदा करते हैं और कैसे वो ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे वो ऑर्गेनिजम्स से अपना फूड लेते हैं, तो उनकी जो भी स्टडी है उनके बारे में हम पढ़ें, ठीक है, तो उसको हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आता है जी फार्माकोलॉजी, ठीक है, फार्माकोलॉजी के अंदर हम अगर देखें तो यहाँ पे हमें ड्रग्स मिलती हैं। अब ड्रग्स से क्या मुराद है, मेडिसन्स, ठीक है। ये ड्रग्स को आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, ड्रग्स हम मेडिसन्स को कहते हैं। मेडिसन्स की हम स्टडी करें, मेडिसन्स कैसे बनती हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें उनके अंदर डलती हैं और उनके क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, उन सब की अगर हम स्टडी करें तो उस चीज़ को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। जैसे अब आजकल वो एक ब्रांच भी आ गई है ना, फार्मेसी, तो फार्मेसी के अंदर वो सिखाते हैं कि वो जो मेडिसिन्स है वो कैसे बनती हैं और उनके क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आती है जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स दो टाइप्स के होते हैं, ये भी आपको समझना होगा। एक वो मॉलिक्यूल्स जो बॉडी के अंदर होते हैं और एक वो मॉलिक्यूल्स जो बॉडी के अंदर नहीं होते मौजूद। जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉडी के अंदर मिलते हैं और इन मॉलिक्यूल्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जो भी बॉडी के अंदर रिएक्शंस कर रहे हैं, उनके हम रिएक्शंस के बारे में स्टडी करें तो उन रिएक्शंस को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं और उनकी स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है।
अब हम आगे जाते हैं। आगे हम अगर जाएंगे, ठीक है, अगर हम आगे जाएंगे तो हमें मिलता है एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है जी, जिसका नाम है रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस। ठीक है, अदर साइंसेस। साइंस को देखें तो साइंस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं ना, तो उन सब्जेक्ट्स के साथ बायोलॉजी की जो रिलेशन है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। पहला आता है जी बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स में बस एक चीज़ समझो, फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं जी बैलेंसिंग। जैसे एक तराज़ी होती है, तराजू होता है ना, जहाँ पे हम कोई भी मतलब चीज़ लेते हैं तो वो जो दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, वो क्या करते हैं, तराजू के थ्रू वो देखते हैं कि वो बैलेंस्ड है नहीं है, और जितने का हम ले रहे हैं वो उतना हमें देते हैं, तो वो भी एक बैलेंस होता है। ऐसे ही बॉडी के अंदर भी एक बैलेंस सिस्टम होता है ना, बैलेंस सिस्टम। जैसे हम खड़े हैं, कौन सी बेसिस पे? वर्टिब्रल कॉलम हमें हेल्प करता है, तो इसका इस हिसाब से एक रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे भी बैलेंसिंग होती है, बॉडी के अंदर भी बैलेंसिंग होती है। तो इस बैलेंसिंग को हम जो है एक रिलेशन बनाते हैं फ़िज़िक्स और बायोलॉजी का, और उस रिलेशन को हम बायोफिज़िक्स कहते हैं। बाद में आता है जी बायोमेट्री। मेट्री मीन्स मैथमेटिक्स, मैथ। ठीक है, मैथ के अंदर हम क्या करते हैं? हिसाब करते हैं ना, कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेशंस। अब बायो के अंदर इसका क्यों रिलेशन है, कैसे रिलेशन है? देखिए, अगर मैं आपको एक टास्क दूं कि आप जो है एक विलेज में जाएं, ठीक है, और वहाँ पे जितने भी क्रॉप्स हैं उनकी मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दें, तो आप क्या करोगे? उसकी कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन करोगे कि टोटल 100 क्रॉप्स थे, उसमें से 50 जो है वो सही थे, 50 जो है वो सही नहीं थे, उनको उनके केमिकल्स जो हैं उनको नुकसान दे रहे थे। जो भी सारा कुछ, जो भी डेटा था, आप क्या करोगे? थ्रू कैलकुलेशन मुझे प्रोवाइड करोगे। तो मैथमेटिक्स का इस हिसाब से एक बायोलॉजी के साथ रिलेशन बनता है, उसको हम बायोमेट्री कहते हैं। बाद में आता है जी बायोजियोग्राफी। ये वैसा ही है जैसे हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा है। जियोग्राफी हम कहते हैं लैंड को, ठीक है, ज़मीन को। अब जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैंड्स पे अपनी ज़िंदगी गुज़र सफ़र करते हैं अपनी ज़िंदगी का, तो उस हिसाब से एक रिलेशन बनता है जियोग्राफी का बायोलॉजी से, तो उस रिलेशन को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, और बाद में आता है बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बायो इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के हम क्या कहते हैं? बिज़नेस करते हैं। ठीक है, बिज़नेस करते हैं। बायोलॉजी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज़म है। ठीक है, ऑर्गेनिज़म्स। हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को सेलिंग करते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को। तो ये जो सेलिंग है, इस सेलिंग को हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक पोल्ट्री ओपन करता हूँ, ठीक है, पोल्ट्री फार्म, उसके अंदर मैं चिकन्स रखता हूँ। चिकन्स के अंदर क्या होते हैं? एग होते हैं। उन एग्स की मैं सेलिंग करता हूँ, तो ये भी एक बायो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, और इस चीज़ को हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बायोलॉजी से रिलेशन बनती है। लास्ट में आती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ईजी है क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है। केमिस्ट्री के अंदर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स काम कर रहे हैं उसको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, और इस हिसाब से केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक रिलेशन बनता है जिसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर साइंटिस्ट है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है,
तो मैं वो साइंटिस्ट जो है स्किप करूँगा, वो आप खुद पढ़ लेना अगर आपको दिल करे तो, क्योंकि अगर हम एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर इन साइंटिस्ट का कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आता है जी द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम देखें तो एक ऑर्गेनिज्म की स्टार्ट होती है जी एटम किससे, एटम से। एटम कैसे बनते हैं? एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं 3, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये इन तीनों को हम कहते हैं जी सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम कहते हैं इन तीनों को। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में जब मिलते हैं तो एक बनाते हैं एटम। एटम के एग्जांपल लें तो देखें, हाइड्रोजन हमने पढ़ा है, एक एटम है। ऑक्सीजन एक एटम है। नाइट्रोजन एक एटम है। सल्फ़र एक एटम है। फॉस्फोरस एक एटम है। तो ये जो एटम्स हैं ये कैसे बनते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन से, ठीक है। उनके अंदर शेलिंग होती है, वो केमिस्ट्री का है सारा कुछ ना, वो केमिस्ट्री में अगर हम देखें, अगर आगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का कोई ऐसा कोई टॉपिक आ गया तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एटम्स जो है आपस में मिलते हैं, ये एटम्स आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम्स के बाद जो भी चीज़ आपस में मिलती है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे यहाँ देखो हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन मिलता है ये ऑक्सीजन से। 2 हाइड्रोजन के एटम्स, ये एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है। तो क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स एक ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो बनता है H2O। अब एक एटम से ज़्यादा है ना, तो जब एक एटम से ज़्यादा हो गया तो इसका नाम पड़ गया जी मॉलिक्यूल। ये क्या है? ये वाटर है, ठीक है, पानी है। पानी का फार्मूला है H2O। और ये कैसे बना? जब एटम्स आपस में मिले तो मॉलिक्यूल बना H2O, ठीक है। उसके बाद इस मॉलिक्यूल के 2 टाइप होते हैं। एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मीन्स स्मॉल। एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मीन्स लार्ज। अब लार्ज मॉलिक्यूल का एक एग्जांपल लेते हैं जी प्रोटीन, ठीक है। और स्मॉल मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं, प्रोटीन्स जो हैं कैसे बनते हैं? अमाइनो एसिड से बनते हैं, अमाइनो एसिड से बनते हैं। अब अमाइनो एसिड जो हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में जब मिलते हैं तो एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे ये एग्जांपल आ गया हमारे पास प्रोटीन। अब इसके बाद आती है जी, इसके बाद आता है सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड हो गया, लिपिड हो गया, ये जो भी हैं इनकी होती है सस्पेंशन, ठीक है, फैलना, सस्पेंस होते हैं। अब ये जब सस्पेंशन होती है तो उस चीज़ को हम एक नाम देते हैं जी प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। उस चीज़ को हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर कोई एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे प्रोटीन्स होंगे, बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड होंगे, बहुत सारे लिपिड होंगे। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह पे जब मिलें तो उसको हम कहते हैं जी ये प्रोटोप्लाज्म है। अब आगे देखें तो देखें, जब ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये आपस में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में एक जुड़ के काम करना ना, कोऑर्डिनेशन। जब ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेल, ठीक है, सेल। सेल के अंदर आपको पता है कि सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है।
सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो एक प्रॉपर वर्क करते हैं। ये कैसे बना? ये प्रोटोप्लाज्म से बना। प्रोटोप्लाज्म कैसे बना? मॉलिक्यूल्स की सस्पेंशन से बना। तो ये जो सेल हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी चीज़ें थी। जब ये सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं जी? टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ मैंने आपको एग्जांपल दिया था, नर्वस टिश्यू हो गया, मसल टिश्यूज़ हो गए, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं। अब ये टिश्यूज़ जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? कोई भी एक ऑर्गन बनाते हैं। कोई भी एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन का एग्जांपल लो, ब्रेन। ब्रेन के अंदर ब्रेन क्या है? पहले तो एक ऑर्गन है। कैसे बना? टिश्यू से बना। अगर हम ब्रेन के अंदर देखें तो हमें टिश्यूज़ भी मिलेंगे, हमें सेल्स भी मिलेंगे, ठीक है। और ये सेल्स टिश्यूज़ आपस में मिल के एक ऑर्गन बनाया जिसको हम ब्रेन कहते हैं। तो ऐसे जो है ब्रेन बना। अब ऑर्गन्स जब आपस में मिलते हैं तो एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं जी ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम को अगर हम देखें तो इसमें एक ऑर्गन नहीं होता, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। वो आपस में जो है कोऑर्डिनेशन करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारे अंदर हो गया सही डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम देखें तो एक सिस्टम स्टार्ट होता है फ्रॉम ओरल, ठीक है, माउथ टू एनस, द लास्ट पार्ट जहाँ पे एक्सक्रीशन होती है। तो ओरल होता है, ओरल के बाद स्टमक पे वो सारी मेटाबॉलिज्म होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट में एनस में जाके वो जो एक्सक्रिएशन है वो वहाँ पे हो जाती है। तो ये इस चीज़ को हम एक सिस्टम कहते हैं। और एक सिस्टम कैसे बनता है? एक ऑर्गन्स जो हैं आपस में जुड़ के एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम को अगर हम देखें, किसी भी ऑर्गन सिस्टम अगर कोऑर्डिनेशन का काम करे, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल के काम करें तो वो एक बनाते हैं ऑर्गेनिज़म, ठीक है। ऑर्गेनिज़म कैसे? अगर हम देखें कि एक ऑर्गेनिज़म जो है उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद होते हैं। जैसे हमारे अंदर हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे हो गया अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हमारे अंदर हो गया जी ब्रेन सिस्टम, सारा जो भी है नर्वस सिस्टम। तो ये सारा सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स आपस में जुड़ के एक ऑर्गेनिज़म बनाते हैं और उस ऑर्गेनिज़म को हम लिविंग ऑर्गेनिज़म कहते हैं, ठीक है, या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म कहते हैं। मल्टीसेलुलर और मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर का पता होगा ना। यूनी मीन्स वन, वो ऑर्गेनिज़म्स जो सिर्फ़ और सिर्फ एक सेल के बने हों। जैसे बैक्टीरिया या वायरस नहीं, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरियाज जो भी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म में ये आपने देखा कि कैसे जो है एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म बनता है, वो एक सेल से नहीं बनता, वो सेल से बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, फिर आके ऑर्गन सिस्टम, लास्ट में एक ऑर्गेनिज़म बनता है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सेलुलर लेवल जो है ख़त्म हो गया। इसके बाद आता है जी हमारा टैक्सोनॉमिक लेवल। टैक्सोनॉमिक लेवल के अंदर अगर हम देखें तो टैक्सोनॉमी हम कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज़म की स्टडी करके उसको कोई एक नाम देना, ठीक है। कोई भी मतलब इसके कुछ रूल्स होते हैं, सर्टेन रूल्स होते हैं। उस टैक्सोनॉमी के अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज़म की स्टडी करते हैं और उसको नाम देते हैं, ठीक है। तो इस ऑर्गेनिज़म की जो फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट स्टेज है, उसको हम कहते हैं जी स्पीशी। स्पीशी बहुत टाइप की होती है, आपको पता है। स्पीशी ह्यूमंस की होती है। किसी भी एक ह्यूमन को देखें, मैं एक स्पीशी हूँ, ह्यूमंस की एक स्पीशी हूँ। बर्ड्स की एक कोई भी स्पीशी ले लें, ठीक है। बर्ड हो गया, पैरोट हो गया, पैरोट जो है एक स्पीशी है अपने बर्ड्स की, ठीक है। तो ये जो है सारी किसी भी ऑर्गेनिज़म्स की जो फर्स्ट रैंक होती है वो स्पीशी होती है। ये स्पीशीज़ आपस में जब मिलती हैं तो ये बनाती हैं जी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे सेम टाइप
सेम टाइप ऑफ स्पीशी हमें मिले, ठीक है, सेम टाइप ऑफ स्पीशी हमें मिले एक जगह पे, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे ह्यूमंस की अगर हम देखें पॉपुलेशन कहते हैं ना, ह्यूमंस की पॉपुलेशन, तो उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमंस होंगे। बर्ड्स की पॉपुलेशन, उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ बर्ड्स होंगे, कोई ह्यूमन इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। तो उस जहाँ पे सेम टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ मौजूद हों, उस टर्म को हम कहते हैं पॉपुलेशन। और जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन मौजूद होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन मौजूद होती है, उस चीज़ को हम कहते हैं जी कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी कहते हैं, कम्युनिटी। कम्युनिटी का एक सिंपल एग्जांपल आप ले लो, विलेज, ठीक है, विलेज के अंदर आप देखोगे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन मिलेगी, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन आपको मिलेगी। तो विलेज जो है एक सिंपल एग्जांपल है आपका कम्युनिटी का। तो ऐसे ही जो है वो पॉपुलेशन से स्पीशी लेवल से लेके पॉपुलेशन लेवल से जाती है जी कम्युनिटी लेवल, फिर आती है जी इकोलॉजिकल सिस्टम में इस पे ज़्यादा कोई बहस नहीं करूँगा। इको कहते हैं हम इकोसिस्टम को, ठीक है, इकोसिस्टम आपने पढ़ा है ना, एनवायरनमेंट की अगर हम स्टडी करें, जहाँ पे मैंने आपको बताया था लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर एक रिलेशन जो है उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं, और वहाँ पे ही इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसमें भी हम यही जो है स्टडी करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर क्या होती है, रेस्पायरेशन होती है। रेस्पायरेशन को अगर हम देखें तो रेस्पायरेशन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लिविंग है? बिल्कुल नहीं, ये नॉन लिविंग है। और ह्यूमंस जो हैं लिविंग है। तो लिविंग और नॉन लिविंग का आपस में एक रिलेशन है, तो उसको हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। उसके बाद आता है जी बायोस्फीयर लेवल, ठीक है। बायोस्फीयर लेवल में अगर हम देखें तो हमें एक वो डेफिनेशन मिलती है, द पार्ट वेयर लाइफ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट मतलब वो जगह जहाँ पे लाइफ हो, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हों, ठीक है, उसको हम बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। मतलब वहाँ पे अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो क्या वहाँ पे लाइफ होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो वो जगह, वो पार्ट बॉडी ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ रहती हो, उसको हम क्या कहते हैं, उस टर्म को हम बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। अब लास्ट जो टॉपिक है हमारा, क्योंकि फिर आते हैं जी ऑर्गेनिजम्स, मस्टर्ड प्लांट आता है, एमोब आता है, वॉलवॉक्स आता है, तो ये आप खुद स्टडी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये इजी टॉपिक्स हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं वो हम सिर्फ कवर करेंगे। तो आता है जी एक लेवल आता है, एक सिस्टम आता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर मैंने आपको बताया कि वो जो है ऑर्गेनिज्म सिर्फ़ और सिर्फ वन सेल के बने हुए हों, ठीक है, जिसमें हमने बैक्टीरिया को पढ़ा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जहाँ पे मैनी सेल्स हों, बहुत सारे सेल्स, जो हमने पढ़ा जी, सेल, फिर टिश्यूज़, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर एक ऑर्गेनिज्म। तो वहाँ पे वो जो ऑर्गेनिजम्स थे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। उसके बाद आते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये आपस में एक कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक है, कॉलोनी बना के रहते हैं। उस कॉलोनी को हम जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वो आपस में रहते हैं, ठीक है। समटाइम्स वो उनके आपस में रिलेशन नहीं होती, बस वो आपस में रहते हैं, एक उनका सिस्टम होता है। जैसे एक एग्जांपल आता है वॉलवॉक्स आपस में एक कॉलोनी बना के रहते हैं, लेकिन उनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता। तो ये 3 टर्म थे। कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ हो तो उसको यूनिसेलर, कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स का बना हुआ उसको मल्टीसेलर, और वो ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इकट्ठे होकर रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम
कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड हुआ और चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया।